लोगों ने यूनिट 1 के अंतर्गत देखा ना, यूनिट 1 में क्या था, प्योर थ्योरी ही था हमारा। उसी तरीके से हमारे यूनिट 2 भी जो है यो प्योर थ्योरिटिकल है। ठीक है बेटा। तो अब अगर इसमें भी देखें तो देखिए नाम क्या है हमारा, मार्केट फेल्योर, और साथ ही साथ गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट मार्केट फेल्योर। कि पहले तो हम लोग देखेंगे कि मार्केट फेल्योर क्या होता है, और फिर देखेंगे कि गवर्नमेंट किस तरीके से इंटरफेरेंस करती है, किस तरीके से इंटरफेयर करती है उसको सुधार करने के लिए। कि भाई गवर्नमेंट कैसे सुधार करेगी, ये भी तो चीज देखना है ना, खाली कह देने से तो काम नहीं चलेगा ना कि मार्केट फेल्योर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो पहले ये देखना होगा कि मार्केट फेल्योर क्या है, और फिर साथ ही साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हम उसको सुधार कैसे करेंगे। तो गवर्नमेंट के नजरिए से हम लोग वो भी बात यहां पर करेंगे। बेटा एक वो बताओ, मार्केट फेल्योर होता क्या है, सबसे पहले तो बात ये करेगी। और उससे भी पहले हम आपसे पूछेंगे कि पहले ये तो बताओ कि मार्केट होता क्या है। सबसे पहले तो ये देखना होगा ना कि हमारा मार्केट होता क्या है। भाई पहले मार्केट तो देख ले, तब तो फेल्योर की बात होगी। तो मार्केट टॉपिक पूरा पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, बताने की फिर से तो कोई जरूरत नहीं है। कि भाई वो संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र व नेटवर्क जहां पर बायर और सेलर आता है एक दूसरे के बीच में सेल और परचेज करने के लिए एक निश्चित प्राइस पर एक निश्चित समय में, तो वही मार्केट कहलाता है। अब वहां पर आपने देखा होगा कि हम हमेशा कोशिश करते हैं इक्विलिब्रियम की, कि भाई हमारा जो मेन फोकस होता है वो क्या होता है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई की। क्या होता है हमारे पास, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई की। अब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई जो हमारा होगा तो वो तो हमारा कहलाएगा क्या, इक्विलिब्रियम। कि भाई वहां पर जो है हम क्या कहलाएंगे, संतुलित कहलाएंगे। वो हमारा संतुलित की बात करेगा हमारा, तो हम उसको देखेंगे। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि या तो डिमांड ज्यादा हो जाए सप्लाई कम हो जाए, तो यह भी एक कारण बनेगा ना मार्केट फेल्योर का। या सप्लाई कम हो डिमांड ज्यादा हो जाए, तब भी हमारा क्या होगा, मार्केट फेल्योर। तो मार्केट फेल्योर का मतलब यही है कि इक्विलिब्रियम से हट जाना, इक्विलिब्रियम से हट जाना। तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसके क्या क्या कारण हैं और उसको किस तरीके से गवर्नमेंट जो है सही करती है, वो सारी चीजें इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए जरा शुरुआत करते हैं और आराम से जो है अब अगले 2-3 क्लासेज तक जो है इसको देखते हैं। और क्या कर सकते हैं भाई, 2 क्लासेज तो 3 क्लासेज तो लग ही जाएंगी मिनिमम। तो चलिए जरा उससे रिलेटेड भी बातें हम लोग यहां पर कर ले। तो चलिए हेडिंग दीजिए यूनिट 2, बेटा कोई बातचीत ना करना, मार्केट फेल्योर, गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट मार्केट फेल्योर। कि मार्केट फेल्योर क्या है और गवर्नमेंट किस तरीके से इस मार्केट फेल्योर को करेक्ट करती है, उसके बारे में हम लोगों को यहां पर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मार्केट का डेफिनेशन वगैरह लिखने की जरूरत है क्या, चलो लिख लेते हैं कि मार्केट पहले है क्या। क्यों, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, इंट्रोडक्शन ना बेटा। सबसे पहले क्या होगा हमारा, इंट्रोडक्शन, परिचय पात्र तो हो जाए। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो मार्केट का डेफिनेशन सारे लिखे, मैंने इससे पहले पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। तो लिखिए, होल ज्योग्राफिकल एरिया और नेटवर्क वेयर buyer and seller came in contact to each other for the
पर्पस ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ goods or services at a given price in a given period of time is known as market। कि वह संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र व नेटवर्क जहां बायर और सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है सेल और परचेज करने के लिए, वही हमारा क्या कहलाता है बेटा, मार्केट। अब वो सेल और परचेज क्या हो सकता है, गुड्स का भी हो सकता है और सर्विसेज की भी बात कर सकते हैं। गुड्स और सर्विसेज दोनों हो सकता है या नहीं हो सकता। तो जहां पर गुड्स और सर्विसेज के सेल और परचेज की बात आएगी वही हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा, मार्केट के अंतर्गत आएगा। ऊपर में कुछ नहीं लिखा, इंट्रोडक्शन लिखा है और टॉपिक का नाम लिखा है, जल्दी लिखो। ये तो चैप्टर 4 में ही सबसे पहला डेफिनेशन लिखाया था। हो गया। अब देखो बेटा, ये तो हमने देख लिया कि भाई बायर और सेलर एक दूसरे का जो है जो भी जरूरत है उसको पूरा करने के लिए आ रहा है। भाई बायर को खरीदना है, सेलर को बेचना है, एक दूसरे का जो भी जरूरत है उसको पूरा करने के लिए यहां पर आया और सेल परचेज कर रहा है। लेकिन कभी कभी इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा या नहीं होगा। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होना कि भाई हम बात करते एलोकेशन की, लेकिन अगर एलोकेशन ना हो पाए, हम जिन चीजों को कर रहे हैं उसमें सक्सेस प्राप्त ना हो पाए, तो उसी को क्या नाम दे देते हैं बेटा, फेल्यूर नाम देते हैं या नहीं देते हैं। तो लिखिएगा, हटाऊं ये, अरे जल्दी लिखो ना रे। अब आधा घंटा ब्रेक दे देते हैं तब भी नहीं करता है कहां। चलिए इसके नीचे लिखिएगा, अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेज the market fails to allocate resources efficiently। पिछला यूनिट में हम लोग यही देखते थे ना कि हमें जो भी रिसोर्सेज है उसको क्या करना होगा, इफिशिएंटली यूज करना था। लेकिन अब क्या हो रहा है बेटा, फेल्स टू एलोकेट रिसोर्सेज इफिशिएंटली, दैट इज इनएफिशिएंट यूज, है ना, इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ resources is known as market failure। कि भाई जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है अगर हम उसको क्या कर सकते बेटा, प्रॉपर हम लोग एलोकेट नहीं कर सकते हैं, तो वही हमारा किन चीजों को शो करेगा बेटा, मार्केट फेल्योर को शो करेगा या नहीं करेगा। वही हमारा किन चीजों को शो करेगा, मार्केट फेल्योर को शो करेगा। तो भाई हमेशा जो मोटिव होता है, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, डिमांड ग्रेटर देन डिमांड इक्वल टू सप्लाई होनी चाहिए। मेन हमारा फोकस क्या होता है कि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होना चाहिए। अगर डिमांड ज्यादा हो गया, सप्लाई कम हो गया, तब भी मार्केट फेल्योर,
और अगर डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है तब भी हमारा क्या हो जाएगा, मार्केट फेल्योर। रहना कहां है हमें, इक्विलिब्रियम की तरफ। तो ये हमारा होता है बेटा मार्केट फेल्योर। अब अगर मार्केट फेल्योर की बात करें तो इसमें क्या क्या कंसेप्ट हमको देखना पड़ेगा, तो अब उसकी बारी है। भाई हमने आपको वहां पर बोला था कि जब पिछला यूनिट पढ़ा रहे थे बहुत सारी बातें आई थी, मेरिट गुड्स, डिमेरिट गुड्स, प्राइवेट गुड्स, पब्लिक गुड्स, इस तरीके की बात आई थी ना, है कि नहीं। एक्सटर्नलिटी शब्द का हमने प्रयोग किया था, तो ये सारी चीजें तो हमें देखनी पड़ेगी ना, क्योंकि हमने बोला था वहां पे कि यूनिट 2 में इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हेडिंग दीजिए, कंसेप्ट ऑफ मार्केट फेल्योर। कंसेप्ट ऑफ मार्केट फेल्योर। कहता है द इनएफिशिएंट allocation of resources in an economy is described as मार्केट फेल्योर। कि जहां कहीं भी क्या हो, इनइफिशिएंट एलोकेशन हो। क्या हो बेटा, इनइफिशिएंट एलोकेशन होगा, वो हमेशा ही किन चीजों को बताएगा बेटा, मार्केट फेल्योर। द टर्म market failure does not mean the market is not working at all। भाई आप कभी किसी दुकान पे जाओ और बोलो भैया ये सामान चाहिए, और दुकान वाले ने बोल दिया कि भैया ये सामान तो अभी हमारे पास है नहीं, तो आप कभी ऐसा बोलते हो चलो दुकान बंद करो, तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, है कि नहीं, शटर डाउन कर, बंद कर यहाँ पे, नहीं है ना। भाई कभी कभी हो सकता है कुछ चीजों का हमारे पास सही से एलोकेशन ना हो रहा हो, तो इसका मतलब है ही नहीं कि मार्केट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वही यहां पे कह रहा है कि मार्केट, द टर्म मार्केट फेल्योर डज नॉट मीन द मार्केट इज नॉट वर्किंग एट ऑल। ऐसा नहीं है कि मार्केट हमारे पास है ही नहीं, कहता है it only means that the market does not function in the way that it should। कि जो है जिस स्थिति में उसको रहना चाहिए, जिस स्थिति में उसको अपना काम करना चाहिए, वो प्रॉपरली उस स्थिति में नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि भाई हम ऐसा नहीं कह रहे कि मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मार्केट तो एग्जिस्ट करेगा। हाँ ये है कि जिस वे में उसको क्या करना चाहिए, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करना चाहिए था, वो उससे क्या हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। जैसे अगर कोई मान लीजिए दुकानदार के पास जाते हैं और बराबर आप जाए, वो बोले कि नहीं आज ये नहीं है, आज ये नहीं, तो आप क्या बोलते हैं, अबे यार तुम दुकान तो करते हो लेकिन तेरे पास कोई सामान नहीं रहता, यार सही से सामान रख लो, ये कहते हैं या नहीं कहते। तो ये चीजें यहां पर मार्केट के अंतर्गत भी हम लोग बात करेंगे कि अगर कहीं पर मार्केट फेल्योर है तो उसका मतलब कहीं भी ऐसा नहीं है कि मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मार्केट एग्जिस्ट करेगा, बट कुछ ना कुछ वहां पर जो फंक्शनिंग का काम है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो ये जो मार्केट फेल्योर कंसेप्ट है ये हमारा दो तरीके का होगा। कितने तरीके का होगा बेटा, दो तरीके का हमारे पास मार्केट फेल्योर होगा। तो लिखिएगा देयर आर, जी क्या बता दें, मैंने बोला दीदी मार्केट फेल्योर का मतलब होता है जो काम तुम प्रॉपर ढंग से करना चाहिए
वो नहीं कर पाए। ठीक है, कि हमने बोला ना डिमांड और सप्लाई क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, लेकिन डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तब भी मार्केट फेल्योर, और सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है तब भी मार्केट फेल्योर। तो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो लिखिएगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट फेलियर। कितने तरीके का मार्केट फेलियर होगा बेटा? दो तरीके का। फर्स्ट वन इज कंप्लीट मार्केट फेलियर, और दूसरा होता है बेटा पार्शियल। तो पहले कंप्लीट वाले को एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं, है कि नहीं? अगर कंप्लीट वाला है तो पहले कंप्लीट वाले को एक्सप्लेन कर लेते थोड़ा सा, फिर उसी तरीके से पार्शियल वाले को भी देख लेंगे। ठीक है, तो कहता है दिस इज अ केस ऑफ मिसिंग मार्केट्स। This is the case of missing market and occurs when the market does not supply products at all despite the fact that such product and services are wanted by people। भाई लोगों को जो आवश्यक है, लोगों को जो जरूरत है, वो कोई भी चीज अवेलेबल ही ना हो। ठीक है भाई, आप गए 5 किलो चीनी लेने के लिए, तो वो बोले कि भाई 1 किलो है, तो ये हो सकता है कि भाई जो आपको जरूरत है उसमें क्या हो गई, कमी हो गई, तो मार्केट तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। लेकिन अगर ऐसा हो जाए जो कुछ भी बोले बोले कि नहीं है, अरे थोड़ा बहुत भी है ही नहीं, तो चाहे जो भी गुड्स और सर्विसेज की आपको जरूरत है, जो आप चाहते हैं, वास्तविक में वैसा कुछ भी यहां पर नहीं हो। मतलब आप ये समझ के चलिए कि यहां पर हम लोग 100% पब्लिक गुड्स की बात करेंगे, तो वो तो आगे हम जब डिस्कस करेंगे तब लिखेंगे। तो कंप्लीट मार्केट में ये लिखना कि दिस इज ए केस ऑफ मिसिंग मार्केट। मार्केट नाम की कोई प्रजाति अब है क्या यहां पर? मिसिंग मार्केट का मतलब क्या है? बाजार खो गया। सब बराबर है ना? तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा बेटा? हमारा कंप्लीट मार्केट फेल्योर। और दूसरा क्या था बेटा हमारा? पार्शियल मार्केट फेल्योर। पार्शियल में क्या होगा? थोड़ा बहुत ना। पार्शियल का मतलब ही क्या हुआ? थोड़ा बहुत। तो कहता है पार्शियल मार्केट फेल्योर occurs when the market does actually functions but it produces either the wrong quantity of a product or at the wrong price. This result in loss of इकोनॉमिक वेलफेयर। तुम दुकान वाले को बोलो कि भैया 2 किलो हमें चीनी दे दो, वो 5 किलो तौल के लाए कि ये ले लो,
अरे 2 किलो चाहिए, नहीं 2 किलो वाला नहीं है हमारे पास, 5 किलो वाला ही पैकेट है। अब आपकी मजबूरी है, आपने मान लो उस टाइम में परचेज कर लिया, मार्केट तो ऑपरेट हो रहा है ना, मार्केट क्या है, ऑपरेट हो रहा है, लेकिन ओवर सप्लाई हो गया या नहीं हो गया। लेकिन उसी तरीके से अगर 5 किलो आप मांगे, बेटा 5 किलो तो नहीं है, बस ये एक जो है 2 किलो का बचा हुआ है, चलो इसी से काम चला लो, होता ये नहीं होता। तो जहां कहीं भी अगर रॉन्ग प्राइस या रॉन्ग क्वांटिटी की अगर बात कर रहे, तो मार्केट तो ऑपरेट हो रहा है ना भाई, मार्केट तो चल रहा है ना, लेकिन जो हमें कॉमोडिटी चाहिए, जो हमें सर्विस चाहिए, वो एक्चुअल जितना हमें चाहिए उससे या तो ज्यादा मिल रहा हो या तो कम मिल रहा हो, तो वो हमारा किस नाम से आ जाएगा बेटा, पार्शियल मार्केट फेल्योर। तो ये हमारा मेन तो होता है कि मार्केट फेल्योर होता क्या है और होते कितने तरीके। तो फेल्योर का मतलब हो गया कि जहां पर डिसबैलेंस्ड हो, फेल्योर का मतलब ही क्या हो गया, जहां पर डिसबैलेंस्ड हो, क्योंकि जहां कहीं भी इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, वो हमारा किन चीजों को दिखाएगा बेटा, मार्केट फेल्योर को दिखाएगा। या तो हो सकता है कंप्लीट हमारे पास वो ऑपरेट ही ना रहा हो, तो कंप्लीट मार्केट फेल्योर, या अगर कहीं पर मार्केट तो फंक्शंस में है बट रॉन्ग क्वांटिटी या रॉन्ग प्राइस की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा, पार्शियल मार्केट फेल्योर के अंतर्गत। ओके, अब है कि सर आखिर ये मार्केट फेल्योर होता क्यों है भाई, मार्केट को तो फेल नहीं होना चाहिए। तो अब यही इसी कंसेप्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे, व्हाई डू मार्केट्स फेल, क्यों हमारा मार्केट फेल होता है, इसको देखना, और यही चीज पूरे टॉपिक में पढ़ना है। सिर्फ 4 बातें पढ़ेंगे, तो पहले तो 4 परेशानियां गिनाएंगे और बाद में गवर्नमेंट बोलेगा अब इसको हम क्या करते हैं, सही कर देते, तो इंटरवीन भी तो गवर्नमेंट करेगी, पहले परेशानियां तो गिन ले। तो 4 तरीके की बातें करेंगे जिसके कारण हमें पता चलता है कि मार्केट हमारा क्या है, फेल है या मार्केट फेल्योर है। तो लिखिए, देयर आर 4 मेजर रीजन्स फॉर मार्केट फेल्योर। मार्केट फेल्योर के कितने रीजन, 4। पहला, मार्केट पावर, दूसरा एक्सटर्नलिटीज, ठीक है, और ये दोनों के ऊपर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। एक्सटर्नलिटीज वाला शब्द आया था ना बेटा यूनिट 1 में, पब्लिक गुड्स, क्या नाम सुना सुना लग रहा है, और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। एक ओवरव्यू पहले देख लेते हैं हम लोग कि अगर हम मार्केट फेल्योर की बात कर रहे हैं तो मार्केट फेल्योर के कितने रीजन होंगे, 4। कौन कौन से, मार्केट पावर की बात करेंगे, एक्सटर्नलिटीज की बात करेंगे, पब्लिक गुड्स की बात करेंगे, और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। बेटा एक वो बताओ, किसकी याद में बेटा, ऐसे कौन लिखता है, चल बेटा अगर कहीं पर भी मोनोपोली वगैरह क्रिएट होता है तो क्या मार्केट सही से ऑपरेट हो सकता है क्या, नहीं होगा, ठीक है, तो दिक्कतें आएंगी या नहीं आएंगी। उसी तरीके से बाहर जो पॉल्यूशन वगैरह फैलता है उसका थर्ड पार्टी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट होता है या नहीं होता है, तो इसमें भी दिक्कत आ जाएगी हमारी। फिर उसी तरीके से सारा का सारा कंट्रोल जो है गवर्नमेंट के पास चला जाए तो प्राइवेट सेक्टर काम करना चाहेगा क्या, याद है ना आपको वहां पर जब हमने बताया था तो उसमें हमने रीजन बताया था ना कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है वहां पर पब्लिक गुड्स कम से कम बनता है, याद आया, कुछ लिखवाया था, पब्लिक गुड्स लो या लेस लिखाया था या नहीं लिखाया था, या डिक्रीजेज, कि वहां पर पब्लिक गुड्स का होगा नहीं। तो अगर मान लीजिए कि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा पब्लिक गुड्स हो गए तो प्राइवेट सेक्टर वाला काम करना चाहेगा क्या, तब भी मार्केट फेल्योर। और चौथा, जब आप किसी को प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं,
जैसे अगर मान लीजिए कि रूम आप रेंट लेने के लिए गए, रूम ओनर को अपने रूम की क्या क्या दिक्कतें हैं सब पता होगा या नहीं होगा, लेकिन वो बताएगा क्या? आप सेकेंड हैंड कार खरीदने के लिए गए, बेचने वाले को सब पता है कि इस पर कितना केस चल रहा है, कितना चालान ठुका हुआ है, सब पता है, बताएगा आपको। तो ये भी एक रीजन होगा मार्केट फेलियर का, ये नहीं होगा। तो अगर कहीं पर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन वगैरह होगा तो वो भी हमारा केस किसका बनेगा बेटा? मार्केट फेलियर का। तो अब इसी चार को हमें इस टॉपिक के अंतर्गत एक्सप्लेन करना है। तो ये बताएगा फेलियर का कारण, और बाद में इन चारों चीजों को सही भी तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट कैसे कैसे कदम उठाएगी, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा बेटा? इंटरवेंशन के अंतर्गत, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट इंटरवीन। ओके, तो चलिए सबसे पहला नाम कौन सा? मार्केट पावर। कहता है मार्केट पावर और मोनोपोली पावर, यही बताया था कि अगर मोनोपोली हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो मार्केट पावर और मोनोपोली पावर इज द एबिलिटी of a firm to profitably raise the market price, बेटा बात ना करो, of a goods or services over its marginal cost। बेटा जब हमने मोनोपोली पढ़ाया था तो मोनोपोली में प्राइस डिफरेंशिएशन नाम की कोई चीज यूज की थी हमने, मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर बनाया था ना। तो अगर एक वो बताओ तुम अपनी कीमत वगैरह को बढ़ाओगे तो मार्केट में प्रॉब्लम क्रिएट होगा या नहीं होगा? भाई जरूरी तो नहीं है कि हर किसी की इतनी क्षमता होगी कि उस कमोडिटी को परचेज किया जा सके। तो आप कहीं ना कहीं मार्केट को क्या कर रहे हो? डिसबैलेंस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप लोग? मार्केट को कहीं ना कहीं डिसबैलेंस कर रहे हो। तो डिसबैलेंस होना ही तो क्या है हमारा? मार्केट फेल्यूर। कहता है एक्सेसिव मार्केट पावर causes the सिंगल प्रोड्यूसर, क्योंकि अगर मोनोपोली है तो प्रोड्यूसर कितना होगा बेटा? फर्म कितना होता है? एक ही तो होता है। तो causes the सिंगल प्रोड्यूसर और a small number of producers to restrict output, produce and sell less output than would be produced in a competitive market। भाई जितनी आवश्यकता है, भाई एक बताओ, जब अगर मोनोपोली है प्राइस कब हाई होगा? लोगों को दिक्कतें दिखाओ, है नहीं, गुड्स अवेलेबल नहीं है, बहुत ज्यादा स्कैर्सिटी है, तो ये जब दिखाएंगे तो ऑटोमेटिक प्राइस क्या होगा? बढ़ाया जाएगा। और जैसे ही प्राइस बढ़ाया जाएगा तो भाई कहीं ना कहीं वो मार्केट में क्या करेगी बेटा? दिक्कतें पैदा करेंगी या नहीं करेंगे? तो क्या बेटा? कहां पे? ब्रैकेट में? हाँ देन लिखा है बेटा, वुड बी प्रोड्यूस्ड इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट। ले बेटा ये एन है। हाँ क्या बेटा? ओलिगोपोली? हाँ ओलिगोपोली में भी वो तो होता है ना। आजकल जो है ओलिगोपोली में क्या करता है कि जब दो चार लोग हैं तो वो आपस में दिखाएगा नहीं कि हम इंटरनली कनेक्ट हैं,
लेकिन इंटरनली मोनोपोली नहीं बना लेता है। अभी अभी हाल फिलहाल में रिचार्ज दाम सबने बढ़ाया ही नहीं बढ़ाया, भले ही सबने गाली दी हो अंबानी को कि बेटे की शादी करी और रेट बढ़ा दिया। बेटा वो अंबानी है, बेटे की शादी में 5,000 रुपए खर्च अगर किया है तो 13,500 करोड़ का गिफ्ट भी मिला है। बिजनेसमैन है, लॉस में कभी काम नहीं करता वो। हाँ हाँ, तो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ओलिगोपोली भी ना कंबाइंड करके वो मोनोपोली क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। मोनोपोलिस्टिक की बात यहां पर नहीं हो पाएगी लेकिन, ठीक है, क्योंकि ओलिगोपोली में क्या है, फ्यू फर्म्स है ना, अगर दो ही फर्म है दोनों आपस में मिलकर के नहीं कर सकता। और ये जो ओपेक की वगैरह की बात करते हैं, देखते हो ना पेट्रोलियम का दाम हमेशा चेंज करता रहता है, ये नहीं करता रहता, उसकी मर्जी चलेगी ना कि वो क्या काम करना चाहेगा। परफेक्ट नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती, ये तो मैंने यूनिट 1 में लिखवाया था ना। हाँ कि भाई इफिशिएंट यूज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में हो सकता है, और परफेक्ट कंपटीशन नाम की चीज कोई होती नहीं है, ठीक है ना। तो अगर कहीं पर भी जितना ज्यादा मोनोपोली होगा उतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ये नहीं होगा। जितनी ज्यादा मोनोपोली होगी प्रॉब्लम उतना क्रिएट होगा। प्रोड्यूस एंड सेल लेस आउटपुट लिखा है बेटा। चलिए, तो अब इस केस में हमने क्या देखा कि अगर मार्केट में कहीं पर, मार्केट पावर का मतलब एक बात समझ लेना कि मोनोपोली बना तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, बात ही खत्म। मार्केट पावर में इतना ही बस ध्यान में रखना, मोनोपोली बना प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही होगा। मोनोपोलिस्टिक में हम लोग लिखे थे ना फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, कोई आए कोई जाए फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारे सेलर है हमारे पास, हमें दिक्कतें नहीं होगी, हमें सस्ता अवेलेबल हो जाएगा, जहां हम चाहे वहां से लेना चाह सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही मोनोपोली बना तो प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट होगा ही होगा। तो लिखेंगे 10 मार्केट फेल्स टू प्रोड्यूस, बेटा बात ना करो ना, द राइट क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज at the right price, और इसी कारण से इलास्टिसिटी क्या होती है बेटा, लेस देन 1। याद है मोनोपोली में इलास्टिसिटी क्या बताया था, इसी कारण से, क्योंकि लोगों को कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहा है ना। हाँ नहीं पढ़ा था, कुछ कुछ याद है। एगो मार्केट का नाम बताए थे मोनोपोली। तो मार्केट पावर में क्या याद रखोगे कि बस मोनोपोली है तो ऑटोमेटिक जितनी कमोडिटी जिस प्राइस पे बननी चाहिए वो बन नहीं पाएगी, तो लोगों के लिए पर्याप्त अवेलेबल होगा नहीं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ओके, ये तो मोह माया वाली बात थी। दूसरा क्या लिखा था, अब देखते हैं आज ये खत्म हो पाता है या नहीं हो पाता, आज भी खींचेगा, कल का भी कुछ समय खींचेगा। अब इसमें भावनाओं में बहना पड़ेगा ना भाई। क्या हुआ, एक हफ्ता 5 बजे तक, चल नहीं बेटा, अगर हमने जिम्मेदारी ली है कि इतने टॉपिक में उसमें खत्म करवाऊंगा, तो मेरा वो भी दायित्व है कि स्टैट्स और एलआर को खत्म करवाना, जो टॉपिक हमने बोला हुआ है। अगर दायित्व क्या, अरे बेटा लास्ट के 3 दिन खाली इकोनॉमिक्स पर आएंगे, तुम बैठो तो सही है, अभी बात करते हैं। क्या हुआ, बैठ 8 बजे तक इंडेक्स नंबर आज खत्म होगा। 3 क्लासेस लगते हैं इंक्लूडिंग क्वेश्चन करने में, ठीक है प्रॉपर। उसमें तो मैं जब स्टार्ट करूंगा 2 घंटे से पहले तो एक साथ वो टोकना भी मत मुझे, ठीक है। हाँ, जिसको नहीं बैठना होगा वो चुपचाप चले जाना, हमें कोई ऐतराज नहीं है। चलो जी, तो अगर एक्सटर्नलिटीज की बात करेंगे तो देखिए बेटा, एक्सटर्नलिटीज है क्या,
बेटा बात ना कर। अगर हम लोग एक्सटर्नलिटीज की बात करें तो क्या कहता है, जरा गौर से देखिएगा। एक्सटर्नलिटीज आर कॉस्ट, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, और बेनिफिट, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। भाई दोनों तरीके की बात हो सकती है ना, एक्सटर्नलिटीज नेगेटिव भी और, तो एक्सटर्नलिटीज आर कॉस्ट, अगर कॉस्ट बोले हैं तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, और बेनिफिट बोलेंगे तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, विच आर not reflected in free market prices, they are called externalities because they are external to the market. Externalities are also referred to as spillover effect. इसको और क्या नाम दे रहे हैं हम लोग? spillover effect, neighborhood effect, थर्ड पार्टी इफेक्ट, भाई पॉल्यूशन होगा तो मरेगा कौन? बाहरी ना, और साइड इफेक्ट्स एज द ओरिजिनेटर ऑफ द एक्सटर्नलिटी इंपोजेज कॉस्ट और बेनिफिट्स ऑन अदर हु आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द इफेक्ट। भाई एक होता है जहां कहीं पे कारखाना है, अब कारखाना है तो उसके अगल बगल पॉल्यूशन ज्यादा होता है या नहीं होता? वहां के लोगों का मौत वगैरह भी होता है, अलग अलग तरीके की बीमारियां होती रहती, होता ये नहीं होता? इंपैक्ट कहीं ना कहीं पड़ता या नहीं पड़ता? क्या इसके बदले कंपनी वाला कॉस्ट बियर कर रहा है? नहीं, लेकिन बाहरी आदमी कॉस्ट बियर कर रहा है ना, जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो भुगतान करता है या नहीं करता है। तो ये तो हो गया नेगेटिव। इसी तरीके से कुछ हो सकता है पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो। अब जैसे देखो ना, बहुत सारे लोग यहां पे सुट्टा मारने वाले भी हैं, है कि नहीं? खुद तो सुट्टा मार रहे हो, तो चलो मार रहे हो तो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब बाहर फू करते हो, देखते हो अगल बगल वाला जो नहीं पीता होगा वो ऐसे ऐसे करता हुआ गुजर जाता है, नहीं गुजर जाता? भाई वो बेचारा तो सुट्टा मारा भी नहीं, लेकिन तुमसे ज्यादा धुआं खींच के बैठा हुआ है, बैठ के बैठा ही नहीं। अभी आप देख रहे हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन की हालत क्या होनी शुरू हुई है कि नहीं? सुबह सुबह के टाइम में आपको बढ़िया से दिख जाएगा धुंध एकदम पूरा। अब ये जो पॉल्यूशन शुरू हुआ है, हम सबों का क्या गलती है? झेल सभी रहे या नहीं रहे? तो कहीं ना कहीं ये बाहरी कारणों से, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी कारणों से, बाहरी कारणों से, बाहरी कारणों से कुछ ना कुछ हमारा इंपैक्ट होगा, जिसको हम लोग किस नाम से जानेंगे बेटा? बताओ, एक्सटर्नलिटीज के नाम से। और ये दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव में देखेंगे जहां पर क्या हो, उसका बेनिफिट हो रहा हो, जहां पर क्या हो, बेनिफिट हो। भाई एक वो बताओ ना, अगर ऑर्गेनिक उत्पादन होगा तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट हम लोगों को भी फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? भाई आज हम लोग जो फसल वगैरह उपजाते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं? खाद वगैरह का प्रयोग ज्यादा करते हैं, शरीर के लिए हानिकारक है ना। लेकिन अगर ऑर्गेनिक खेती हो तो फायदा होगा या नहीं होगा? अगर मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह ज्यादा बढ़ा दी जाए तो कहीं ना कहीं फायदा होगा या नहीं होगा? आज सरकार ने सबके लिए 5 लाख 10 लाख का इंश्योरेंस करवा दिया है आयुष्मान भारत के अंतर्गत, फायदा सबको होगा ही नहीं। तो एक्सटर्नलिटीज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरीके के हो सकते हैं। तो चलिए जरा अब इसको पहले नोट करें, फिर आराम आराम से बात करते रहेंगे। लिखिएगा, एक्सटर्नलिटीज आर कॉस्ट। कॉस्ट को क्या नाम देंगे बेटा? नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, और बेनिफिट्स, बेनिफिट्स को क्या नाम दिया था अभी? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, विच आर नॉट रिफ्लेक्टेड in free market prices, they are called externalities because they are एक्सटर्नल टू द मार्केट। बाह्य कारणों से, बाहरी कारणों से,
तो जहां बाहरी कारणों से हो गया तो वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा? एक्सटर्नलिटीज के अंतर्गत आएगा या नहीं आएगा? किसके अंतर्गत आएगा? एक्सटर्नलिटी। कहता है एक्सटर्नलिटीज आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज, क्या नाम दिया था? स्पिल ओवर इफेक्ट्स और नेबरहुड इफेक्ट। नेबरहुड इफेक्ट्स और थर्ड पार्टी इफेक्ट ना, और साइड इफेक्ट। नाम याद रखना कि बाय चांस अगर पूछ दे, ऐसे तो उम्मीद नहीं है पूछेगा, बट अगर बाय चांस पूछ दे तो ध्यान रखने वाली, क्योंकि इस टॉपिक से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, पहले ही बता चुका। यूनिट 1 से 1 से 2 नंबर, यूनिट 2 से 3 से 4 नंबर, यूनिट 3 से 1 से 2 नंबर, यूनिट 4 से 3 से 4 नंबर। ठीक है, 10 नंबर का इससे क्वेश्चन आता है बेटा। तो साइड इफेक्ट एज द originator of the externality imposes cost or benefits on others who are not responsible for initiating the। भाई ये जो बाहरी लोग हैं इन्होंने तो कोई प्रोडक्शन का काम नहीं किया था, लेकिन फिर भी उनको झेलना पड़ रहा है या नहीं झेलना पड़ रहा है बेटा? ठीक है। अब जहां पर हमने एक्सटर्नलिटीज लिखा था उसके ब्रैकेट में हमने लिखा था प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, मतलब प्रोडक्शन वाला भी हो सकता है और कंजम्पशन वाला। ये जो सुट्टा उट्टा वाला बात करी हमने, इस किसके अंतर्गत आएगा? कंजम्पशन के अंतर्गत ना। लेकिन जहां पर लेदर वगैरह का काम होता है वहां पर प्रोडक्शन का इंपैक्ट होगा या नहीं होगा? भाई जहां पे लेदर वगैरह का काम होता है वहां पे पूरी एरिया में क्या होती है बेटा? अलग अलग तरीके की क्या बोलते हैं, डिजीज फैलता है या नहीं फैलता? ईंट वगैरह का जो भट्ठा वगैरह होता है, जहां पर भी ईंट का प्रोडक्शन होता है, देखते हो ना कितना ज्यादा पॉल्यूशन रहता है, तो वो हमारा प्रोडक्शन में आ गया। लेकिन कुछ चीजें हमारा कंजम्पशन के कारण भी हो रहा है या नहीं हो रहा है? हम गाड़ी चला रहे हैं, धुआं निकल रहा है, कंजम्पशन के कारण ही तो हो रहा है ना हमारा। तो प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज भी होगा और बताओ कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज भी होगा। तो चलिए पहले प्रोडक्शन के अंतर्गत लिख लेते हैं। यहां तक हो गया सबने टेप लिया? यहां इतना तक तो सही है ना? लिखिएगा नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द इफेक्ट। इतना भी गंदा तो राइटिंग नहीं है? अच्छा चलो एकदम धीरे धीरे लिखूंगा। देखो सांस सांस चल रही है, हाँ आंख खुल गया, ठीक। नहीं तुम लोग जब 1:30 बजे के बाद भोजन करके आते हो ना, तो शकल देखने लायक लगता है कि एकदम सुस्ती में बैठा हुआ है, भोजन दे ही दिए, बस बढ़िया नींद आ जाए एक बार। लिखिए बेटा प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज। अब ठीक है? बोलो अभी तो ठीक है, पता नहीं कितना देर रहेगा। लिखिएगा ए नेगेटिव प्रोडक्शन। बेटा बात ना करो। अब इसमें देखो मैं क्या करूंगा, पेन फंस जाता है तो उसमें हमारी गलती थोड़ी ना है। ए नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी initiated
in production which imposes an external costs on others may be received by another in consumption or in production. A negative production externality initiated in production which imposes an external cost. Cost का मतलब क्या बोला था बेटा? नेगेटिव इंपैक्ट ना. कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव. तो एक्सटर्नल कॉस्ट ऑन अदर्स मे बी रिसीव्ड बाय अनदर इन कंजम्पशन और प्रोडक्शन. भाई उत्पादन आप कर रहे हो, भुगतना क्या हो रहा है बेटा? दूसरों को पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? ठीक है, लिख ले यहां तक, क्योंकि एग्जाम्पल दिखाऊंगा आईसीआई मटेरियल में, इसलिए बोल रहा हूं. हो गया? लिख लो बेटा, एग्जाम्पल दिखाने हैं, क्योंकि ये सब टॉपिक सारे एग्जाम्पल से ही समझ में आएंगे. 2 4 10 एग्जाम्पल आगे करते रहेंगे अभी धीरे धीरे. हो गया? देखो बेटा, हमने किसकी बात करी अभी? एक्सटर्नलिटीज की बात ना. देखिए बेटा, कहता है ए नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी इज रिसीव्ड इन कंजम्पशन व्हेन ए फैक्ट्री which produces aluminum discharge untreated wastewater into a nearby river and pollutes the water causing health hazards. health hazards का मतलब हो गया बेटा शारीरिक परेशानी या बीमारियां for people who use the water for drinking and bathing. आजकल यमुना में देख रहे हो ना, एकदम झाग झाग फैला हुआ है. अब भाई जो भी अपना उत्पादन कर रहा है, अब उत्पादन करने के बाद जो वेस्ट है वो उसने क्या करा? यमुना में बहा दिया. और उसका कहीं ना कहीं क्या हो गया? अमोनिया के लेवल को ये क्या कर रहा है? पानी में बढ़ा रहा है. बढ़ा रहा है, वो शरीर के लिए हानिकारक होगा या नहीं होगा? तो वही बोला कि अगर मान लीजिए कहीं पर एल्युमिनियम का प्रोडक्शन हो रहा है और जो भी वहां पर वेस्टेज वगैरह है वो क्या कर रहा है? पास की नदी में बहा दिया. तो अब उसी नदी से लोग क्या कर रहे हैं? पानी पीने का. भाई हम लोग यमुना वाटर आता है पानी, लोग यहाँ पे दिल्ली के लोग पीते हैं वहां पर, तो उनके स्वास्थ्य के ऊपर बुरा असर नहीं पड़ेगा? नहाने में है कि नहीं, सब कुछ में हमारा पानी का इस्तेमाल होगा, कपड़े धोने में, पीने में, सब में यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो कहीं ना कहीं वो शरीर के ऊपर क्या करेगा बेटा? नुकसान करेगा या नहीं करेगा? तो देखिए, उत्पादन किसने करा है? एल्युमिनियम वालों ने. भुगतना किसको पड़ रहा है? हमारी कोई गलती नहीं है, हमने कुछ नहीं करा है, लेकिन भुगतना फिर भी हमको पड़ा या नहीं पड़ा? तो ये हमारे द्वारा तो जनरेट नहीं है, किसके कारण? बाहरी कारणों के कारण जनरेट है ना. तो ये हमारा किसके अंतर्गत आ रहा है? एक्सटर्नल. कहता है ए नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी इज रिसीव्ड इन प्रोडक्शन व्हेन पॉल्यूशन ऑफ रिवर अफेक्ट फिश आउटपुट एज देयर विल बी लेस कैच फॉर फिशरमैन ड्यू टू लॉस ऑफ फिशेस. भाई पानी वानी गंदा होगा तो मछलियां का सही से प्रोडक्शन होगा? मर जाएंगी, खराब हो जाएंगी, ये फलाना ढिम का. तो क्या उसके लिए वो उत्पादन में दिक्कतें क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो ये सब किसके कारण हो रहा है? बाहरी कारणों से हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो ये हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा बेटा? बताओ. तो दोनों एग्जाम्पल लिखो. हाँ, पूरा लिखना है. जब पूरा एग्जाम्पल है तो पूरा ही ना लिखोगे दीदी. दोनों एग्जाम्पल नोट कीजिए बेटा. ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा इसमें, अगर होगा तो मुश्किल से 22 23 पेज लिखवाऊंगा ओनली. ओनली बेटा
लिखो लिखो। मैं कभी आप लोगों को ज्यादा लिखवाता हूं? कभी नहीं। अरे नहीं। बेटा अगर नहीं लिखवाएंगे तो फिर कोई ग्रुप में मैसेज करेगा कि डिटेल्स में नहीं पढ़ाते हैं, ये वो फलाना नहीं। जूम करो। याद है ना मैंने क्या बोला था? मैं एक एक चीजों को नोटिस करता हूं और फिर उसके ऊपर अमल करता हूं। तो मैं अगर किसी ने मैसेज किया भी था तो ऐसा नहीं है कि मैं भूल जाऊंगा, मैं उन चीजों को अमल जरूर करता हूं। और आपने देखा होगा उसके बाद ही मैंने ज्यादा लिखवाना स्टार्ट किया है। अब क्या करूं बेटा, देखो पढ़ाना आता नहीं मुझे तो क्या करें, जितना ही आता है। देखने रहे आईसीआई का एग्जाम्पल नहीं लिखवा रहे हैं, है कि नहीं? आता ही नहीं हमें। आता तो दो चार 10 एग्जाम्पल अलग से करवाते। क्या हुआ? संस्कृत? लिख ले बेटा, जल्दी करो, फिर प्रोडक्शन के पास ऊपर जाएंगे हम लोग अभी और आगे। क्योंकि अभी तक तो नेगेटिव हमने पढ़ा है ना, अभी हमने कॉस्ट की बात करी है ना, बेनिफिट की तो बात नहीं करी है, तो बेनिफिट की भी तो बात करनी पड़ेगी। करो आराम से, लिखत रहो। आज इंडेक्स नंबर में जो कंसेप्ट होगा उससे 2 नंबर के एग्जाम में आएंगे। क्योंकि बेसिक कंसेप्ट सारे हो जाएंगे आज। बेटा मिनिमम 5 का आता है, मैक्सिमम 8 तक गया हुआ है। लिख लिया बच्चों? ज्यादा न मत नोट करना, यहां से यहीं तक करना है। मैं कभी आप लोगों को परेशान नहीं करूंगा लिखने से। ओह, बात ना करो, जल्दी करो। हो गया बच्चों? जल्दी करो, ये तो अभी नेगेटिव था, अब इसके बाद पॉजिटिव करना है, फिर कंजम्पशन वाला करना है, बहुत है भाई। ऐसे सिलो सिलो लिखोगे तो कैसे काम चलेगा? क्या हुआ? एसी बंद करवा दो? रहने दे, अभी थोड़ा सही है। अरे हो गया।
हो गया? लगता है अब साथ साथ ही लिखवाना पड़ेगा तुम लोगों को। चल अब कोई नहीं, अब मैं ही लिखूंगा। नहीं तो ऐसे में सब मजाक करते रहते हो, सोचते हो कि लिख लेंगे, सब टाइम पास करते हैं। हो गया? चलिए देखिए अब, तो ये तो हमने क्या बोले, प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज की बात करें, और प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज के अंतर्गत कौन सी बात करी है हमने बेटा? कौन सा? नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी, और उसके एग्जांपल लिख लिया। क्या इसी तरीके से पॉजिटिव की बात करें हम लोग? तो लिखिएगा, ए पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज initiated in production that confers, confers, confers external benefit on others may be received in production और इन कंजम्पशन। बेटा अभी जो आप लोग यूनिट 1 पढ़े थे ना, तो मैंने आपको थोड़ा सा कम ही लिखवाया था, मैंने सोचा था ज्यादा परेशान ना किया जाए, लेकिन जो नीचे वाले बच्चे हैं ना, मैंने उन्हें सोचा कि ज्यादा परेशान किया जाए, तो मैंने आज भर भर के लिखवाया है। तो मैं वो भी वीडियो ना अलग से फोल्डर बना के डाल दूंगा कि अगर किसी को देखना हो, क्योंकि इसमें तो मैंने एक ओवरव्यू के अनुसार बता दिया, उसमें मैंने लिखवाया भी थोड़ा सा ज्यादा है, तो देखना होगा तो देख लेना एक बार, ठीक है? मैं उसका भी फोल्डर बना के डाल दूंगा। और उसी तरीके से जो यूनिट 2 पढ़ा था हमने चैप्टर 6 का, उसमें मैंने पीडीएफ से यहाँ पे पढ़ा दिया था, तो लग रहा एक क्लास तो हमने लिख के पढ़ाया था तो बोले थे अच्छे से समझ आया, और फिर 2 क्लास हमने वैसे पीडीएफ से पढ़ाया तो बोले थे कि कुछ अलग हो गया। मैंने नीचे पूरा लिख लिख के ही पढ़ाया हुआ है, तो मैं वो भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। नहीं देखना नहीं है, अगर बाद में तुम्हें रिवीजन के टाइम में लगे कि देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत, तो वहां पर वो कर दिया है। और संयोग देखो कि मैंने उसको वहीं तक पढ़ाया, क्योंकि मुझे लगा था कि कुछ बच्चों को दिक्कत होगी समझने में, तो मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा। तो तुम्हारा जो पहला लेक्चर था तो उसमें भी मैंने वहीं तक पढ़ाया, जो तुम्हारा दूसरा लेक्चर था उसमें भी वहीं तक पढ़ाया, बाकी बात में मैंने बात को टाल दिया है। अब जैसे इधर 10-10 मिनट रहे तो बातचीत में निकाल दिया हमने, या एग्जाम्पल समझाने में निकाल दिया हमने, ठीक है? तो उतने ही पढ़ाए थे हम। चलो जी, तो क्या लिखा बेटा? ए पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज इनिशिएटेड इन प्रोडक्शन दैट कन्फर्स एक्सटर्नल बेनिफिट टू अदर्स। पहले क्या कर रहा था? हमको भुगतान करना पड़ रहा था ना बेटा, नुकसान हो रहा था ना, अब क्या हो रहा है? बेनिफिट्स टू अदर्स मे बी रिसीव्ड इन प्रोडक्शन और इन कंजम्पशन। तो कैसे? तो इसके लिए भी छोटू सा एग्जांपल ले लें बेटा। कहता है ए फर्म which offers training to its employees for increasing their skills generates positive benefits on other firms when they hire such workers
एज दे चेंज देयर जॉब। भाई अगर मान लीजिए कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है और कंपनी वालों ने उसको ट्रेनिंग वगैरह बढ़िया से दिया, अब जब वो जॉब बदल देगा तो जिस कंपनी में ज्वाइन करेगा वहां पर वो बेनिफिट होगा या नहीं होगा? ट्रेनिंग कौन दिया? क्या हुआ, मार दिया? अच्छा चलो जिंदा है। तो क्या हो रहा है बेटा कि अगर भाई जिस कंपनी में काम कर रहा है ट्रेनिंग वगैरह क्या करा उस कंपनी ने दिया, अब लोग वहां पर क्या हो गए, ट्रेंड हो गए, और फिर उसने जॉब बदल लिया। तो जब जॉब बदल लिया तो वहां पर कहीं ना कहीं जिस कंपनी में ज्वाइन किया है उसको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ट्रेनिंग इंप्रूव्स स्किल, जितना ज्यादा ट्रेनिंग होगा उतना क्या होगा, स्किल बढ़ेगा। अब जैसे अभी नया नया कोर्स चेंज हुआ है, अब नया नया कोर्स हुआ तो हम भी अपने मोबाइल में क्या करते हैं, पीडीएफ आराम से खोल के रखते हैं। भाई अब हर एक चीजें तो हमें पता नहीं है, तो भाई उससे अनुसार लिखना पड़ता है ना। आप देखते हो कि आईसीआई का मॉड्यूल यहां भी दिखाते हैं, मोबाइल में भी आईसीआई का मॉड्यूल खोल के रखते हैं और फिर अनुसार करते हैं। लेकिन जब एक दो बैच पढ़ा लेंगे तब हटाओ बुक, क्या होता है रे, हटा, चलो अब करते हैं। तो जैसे जैसे ट्रेनिंग होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, स्किलनेस बढ़ती जाएगी या नहीं बढ़ती जाएगी? आप लोग देखते होंगे शुरू के 5 चैप्टर जब पढ़ा रहे थे, कभी बुक वगैरह कुछ हुआ, हटा कौन सा बुक होता है, क्या होता है, चलो पढ़ाते हैं। लेकिन जब पहला बैच पढ़ाने के लिए गए थे, पहली बार क्लास में गए थे 1 नवंबर 2008 को, तो उस टाइम में एकदम हाथ में ना नोट्स लिए गए थे, पहले देखते थे फिर लिखते थे, क्योंकि भाई कहीं गलती ना हो जाए। पता तो होता है लेकिन चूंकि अभी आप क्या है, उतने ट्रेंड है नहीं। 2012 में जब आईसीआई में हमने पहली क्लासेज ली उस टाइम में भी यही हालत खराब हुआ था। अब सामने 350-400 बच्चे बैठे हुए हों और आप उस टाइम में 2012 में कितने उम्र के होंगे, मुश्किल से वही 24-25 साल के थे, तो अब समझ सकते हो कि क्या हालत थी। और उस टाइम में क्लास के पहली बार तो बच्चा पहचान ही नहीं पाएगी यही टीचर है। सबसे बड़ा दिक्कत तो मेरे साथ यही हुआ था, क्योंकि मैं भी ऐसे लैपटॉप वाला बैग हमेशा पीठ पे रखता हूं, तो मैं बैग लेके चला तो वो लोग भी सोचा स्टूडेंट ही है, आराम से बैठा। जब स्टेज पे आके बोला बेटा मैं ही पढ़ाऊंगा, तो बोलता अच्छा टीचर है, तो असर हो जाता है थोड़ा बहुत। तो उस टाइम में क्या था, जब पहली क्लास मैंने आईसीआई में पढ़ाना शुरू किया तो मेरे हाथ कांपने लगे, जबकि उससे पहले मेरे 4 साल हो चुके थे पढ़ाते हुए। 2008 से ही मैंने पढ़ाना शुरू किया और 2012-13 में जाकर के आईसीआई में पहली क्लास ली थी। 2014 से मैंने प्रॉपर लेनी शुरू की, 14 से 17 तक। लेकिन जो पहली क्लास 2012 में ली थी तो मेरे हाथ कांपने लग गए थे, मतलब मुंह से आवाज ही ना निकले। 3 घंटे जो मैंने पढ़ाया, वो क्या पढ़ाया वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना कंफर्म था कि इसमें से कोई भी बच्चा अगली क्लास में बैठने वाला नहीं है। और वहां पे ना होता क्या है ना, वो बनता है, रिव्यू लिया जाता है, ठीक है। तो क्लास से निकलने के बाद मैंने वहां पे एक राकेश जी और विशाल जी हैं जो पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं आईसीआई के क्लासेज को, मैंने उनसे बोला देखो साफ चौपट करके आया हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे डर से हालत खराब हो रही थी, बट अगली क्लास से ऐसा होगा नहीं, मिलते हैं अगली क्लास। लेकिन पहले अगली क्लास में बच्चे हमारी क्लास में बैठे तब तो उसका हमने उपाय निकाला। मैथ्स वाले की पहले क्लास होती थी और मेरी दूसरी क्लास होती थी। मैथ्स वाले टीचर को मैंने पहले बता रखा था कि आज ब्रेक नहीं होगा, ये ध्यान रखना, आप जब ओवर करने वाले हो तो आधा घंटा पहले मुझे बता देना। उसने मुझे मैसेज कर दिया कि सर मैं आधे घंटे बाद क्लास ओवर करूंगा। मैं आके आराम से क्लास के अंदर बैठ गया पीछे की तरफ, एकदम सबसे, बच्चे को पता भी नहीं कि पीछे बैठ चुका है ये। जैसे ही क्लास ओवर हुई बच्चे उठना शुरू किया, मैंने बोला बेटा बैठ जा, आज ब्रेक नहीं होगी, लगातार क्लास होगी। और ये जो अगले 2 दिन हुआ, क्योंकि जिस दिन क्लास हुई एक दिन गैप फिर दूसरे दिन क्लास, तो अपने माइंड को हमने उस अनुसार पहले स्ट्रांग किया कि भाई पढ़ाना वही है जो मैं लक्ष्मीनगर पढ़ा रहा हूं, तो फिर डर किस बात का। भाई जो चीज मैं लगातार पढ़ाता हुआ आ रहा हूं आगे भी तो वही पढ़ाना है ना, तो फिर डर किस बात का। और उस दिन जब हमने रिलैक्स मोड में पढ़ाया तो वो 300-350 बच्चे कब 600 पे पहुंच गए पता भी नहीं चला। और जिस दिन बैच खत्म हुआ था और बाद में जो मिलता है ना कि बैच जैसे कंप्लीट होता है तो उसमें होता है कि सारे फैकल्टी में ना बेस्ट फैकल्टी का अवार्ड मिलता है। 98% पॉजिटिव फीडबैक था हमारे लिए और उस सर्टिफिकेट को आज भी संभाल के रखा हुआ है क्योंकि पहला बैच था वो हमारा।
तो होता है ना, ओह ऐसे नहीं, ओह क्लास चल रही हो, सुनो। तो अब ये क्या हो रहा है, सुनो, ओह अब ये क्या है, ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी दिखाना है भाई। हम जितना अब गुस्सा जाऊंगा तब मानेगा। अब आप इसमें क्या देख रहे हैं कि भाई हमने किसकी बात करी, पॉजिटिव एक्सटर्नल। जैसे जैसे हमारी ट्रेनिंग होती गई हम अपने आप को इंप्रूव करते गए या नहीं करते गए, और उसके बाद रिजल्ट भी हमारे अच्छे हैं। उस टाइम इकोनॉमिक्स 50 नंबर का होता है और 2 बच्चों के 50 में 50 आ गए, और आईसीआई वाले खुश, अगले 3 साल के लिए कंबाइन कर दे के पढ़ाते रहो। और वहां पे मस्त होता था, एक क्लास पढ़ाओ 2800 रुपए मिलते थे पर क्लास, 2800 रुपीज। आज अपनी मर्जी जितना देर पढ़ाना है पढ़ा के निकला, अंगूठा लग गया 2800 बन गए। तो आप जितनी ज्यादा ट्रेनिंग लोगे, जितना ज्यादा अपने आप को इंप्रूव करोगे, तो ऑटोमेटिक आपकी जो स्किलनेस है वो बढ़ती चली जाएगी या नहीं बढ़ती चलेगी। इसका कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा या नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए आसिफ सर ने मुझे बोला कि भाई स्टैट्स पढ़ा दो, अब उसमें क्या होता, अगर मान लीजिए मैंने कभी पढ़ा ही ना होता या नया नया शुरू क्या होता, अरे नहीं सर हमसे नहीं हो पाएगा, या फिर एकदम नोट्स वार्ड डाउनलोड करके एकदम देख एकदम धर 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 एकदम याद कर रहे हैं। बोला ओके सर नो प्रॉब्लम, अभी शुरू करना है या अगले दिन शुरू करो, ये बता। तो कहीं ना कहीं जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका स्किल क्या होगा बेटा, इंप्रूव करेगा। ये आपके लिए क्या होता है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी जाता है। किसके अंतर्गत आता है बेटा, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। जो भी मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं और वो फेक ओटीपी वगैरह वाला, तो वो थोड़ा सा सुधर जाना, नहीं तो बेकार में मोबाइल सर्च करूंगा, धो दूंगा बाद में, ठीक है। क्योंकि बार बार यहां पे ओटीपी और कॉल आ रहा है ना, तो मुझे पता चल रहा है कि कौन क्या कर रहा है। थोड़ा सा हम भी आईटी सेक्टर से हैं, तो हमें ना बेवकूफ बनाया करें, क्योंकि होता है ना कि फेक ऐप या फेक ओटीपी या फेक कॉल के लिए डाल दिया जाता है। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा बच के। तो ये चीजें आपको यहां पर किसके अंतर्गत आएगा बेटा, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी के। नेगेटिव में क्या था कि आपके स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ना कहीं आपको क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है ना, तो वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी था। लेकिन अगर वो हमारा उसके कारण वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो वो हमारा क्या होगा बेटा, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज होगा या नहीं होगा। किसके अंतर्गत आएगा वो, हमारा पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज के अंतर्गत आएगा, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज कहलाएगा। तो वही चीजें यहां लिखा गया है कि देख रहे हो ना कि ए फॉर्म विच ऑफर्स ट्रेनिंग टू इट एम्प्लॉयज फॉर इंक्रीजिंग देयर स्किल्स generate positive benefits on other firms when they hire such workers as they change their job। तो ये किसके अंतर्गत आ गया, फिर देखिए बेटा, a positive production externality is received in consumption when an individual raises an attractive garden and the person walking by enjoy the garden। These external effects were not in the fact taken into account when the production decision were made। कि भाई जब आपने गार्डन वगैरह बनाने का सोचा, तो ये तो नहीं सोचा होगा कि इससे क्या फायदा होगा, नहीं भाई हमें बनाना है। लेकिन जब उसमें अच्छे अच्छे पौधे लगे हो, फूल पत्ती लगे हो, तो लोग घूमते हुए आनंद प्राप्त कर रहे हैं, उससे उसको बेनिफिट हो रहा है। देखते ना, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, इवनिंग वॉक पे जाते हैं, इस तरीके से घूमते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको क्या मिल रहा है बेटा, पॉजिटिव गेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो भी हमारा किसके अंतर्गत आएगा, एक्सटर्नलिटीज के अंतर्गत आएगा या नहीं आएगा। लिखोगे या रहने दो, कि एक तो एग्जांपल लिखा ही दिया ना। चलो अब इसके बाद आ जाता है बेटा कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज। क्योंकि पहला क्या था हमारा, पहला हमने कौन सा देखा था, प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज। अब कौन सा देखेंगे हम लोग, तो लिखिएगा कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज। किसका टाइम हो गया रे, किसने बोला, एडजेक्ट 3:30 बजे क्लास ओवर करूंगा और फिर 3:45 में स्टैट्स की स्टार्ट करूंगा। वो तो हम ना सोचेंगे, नहीं नहीं तुम लोगों को लेट नहीं होगा, ये गारंटी है बेटा। देखो ऐसे मौके की तलाश में मैं रहता हूं जहां पर मुझे समय ज्यादा देर तक मिले पढ़ाने का। अब सुबह से अभी तक मैंने नाश्ता भी नहीं किया, लेकिन मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, पढ़ाने को मिलता रहे।
चलो, अब जब आप लोगों की पूरी क्लास ओवर करूंगा उसके बाद पहले जाके मूंग चना खाऊंगा, फिर उसके बाद भोजन करूंगा, तब बोलूंगा सेटिस्फेक्शन रिसीव्ड। और ये होगा काम 5:30 बजे के बाद, तो 5:30 बजे तक तो मिनिमम झेलना पड़ेगा आपको। ठीक है, चल लिखिए बेटा कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज। नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज जी, नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज इनिशिएटेड in consumption which produce external costs on others may be received in consumption or in production। जैसे हमने क्या बोला था बेटा, सुट्टा वगैरह मारिए, नुकसान दूसरा झेलता या नहीं झेलता? स्मोकिंग cigarettes in public place causing passive smoking by others। भाई अगर सार्वजनिक जगह पे सुट्टा मारते हो तो दूसरों को भी नुकसान है या नहीं है? ठीक है, तो धुआं उड़ाता हुआ चिरकुट। तो भाई आपने यहां पर करा तो कंजम्पशन के कारण हो रहा है या नहीं हो रहा है बेटा? द एक्ट ऑफ, आप ही लोगों के लिए लिख रहा हूं ये, अनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स talking and creating disturbance in class। महानालायक लोग। तो भाई पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने में बाधा हो रही ना, तो दूसरा बच्चा कहते ना अबे यार समझने में दिक्कत हो रही है इस बुड़बक के कारण, नहीं कहते हैं? तो कंजम्पशन में ना दिक्कत हो रहा है भाई। किस में दिक्कत? कंजम्पशन। और प्रोडक्शन में भी हमें दिक्कत हो रहा है भाई कि उतनी इफिशिएंटली यूज नहीं हो पा रहा रिसोर्सेज का। हाँ, खतरनाक चिरकुट बनाया है हमने, देख रहे, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। सुट्टा का कलर चेंज कर देता हूं, पता नहीं चल रहा है ना। अरे फिर दिखेगा नहीं ना। ले बेटा, चल हो गया बेटा। तो ये तो हमारा कौन सा हुआ, नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज ना। चलिए जरा हम लोग पॉजिटिव की भी बात कर ले, तो लिखेंगे ए पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी initiated
in consumption that confers external benefit on others may be received in consumption or in production. बेटा एक बार बताओ, कोरोना का इंजेक्शन, बूस्टर डोज सबको लगा या नहीं लगा? कि भाई इससे क्या होगा, लोग थोड़े से अपना कोरोना से बचे रहेंगे। या आप देखो ना कि बच्चों को अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके का इंजेक्शन दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, ताकि क्या हो सके, इम्यूनाइज हो सके, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो सके। इन चीजों के लिए क्या हो रहा है, इंजेक्शन दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट होगा या नहीं होगा? तो ये किसके अंतर्गत आएगा? अब ऐसा थोड़ी ना कि डॉक्टर के पास जाके इंजेक्शन देख लिए तो अपने आप को बोलेंगे अब हमारा इम्यून सिस्टम सही हो गया। ऐसा तो नहीं ना भाई, इंजेक्शन चुभेगा, लगेगा, तब बाद में फील होगा, है कि नहीं? तो चलिए लिख लीजिएगा एग्जाम्पल। इफ people get immunized consumption of the service of a health club by the employees of a firm। भाई अब होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि हमारे जितने भी हैं उन सबको क्या करें हम लोग, प्रीमियम वगैरह, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह करवा दे, तो ये भी एक बेनिफिट होगा या नहीं होगा? तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा बेटा? पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा ये हमारा? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी कंजम्पशन तो है ही हमारा पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज के अंतर्गत। तो ध्यान रख लोगे। क्या हुआ? अभी नहीं बेटा, 3:30 बजे एडजेक्ट छोड़ दूंगा मैंने इसीलिए तो पहले इकोनॉमिक्स रखा है ताकि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सके। हो गया? चलो ना, कोई नहीं, बस थोड़ा सा और बेटा। हाँ तो ब्रेक में बंद करवा दूंगा। चलो चलो बातचीत ना करो, लिखो आगे। अब हमें देखना है कि ये जो प्रभाव है, ये जो एक्सटर्नलिटीज की बात कर रहे हैं, ये कैसे, तो लिखिएगा एग्जामिन हाउ एक्सटर्नलिटीज कॉज inefficiency and market failure। भाई अभी तक तो हमने ये देखा कि एक्सटर्नलिटीज है क्या, अभी तक यही देखा है ना हमने कि एक्सटर्नलिटीज क्या है। अब ये भी तो देखेंगे ना कि भाई ये हमारा मार्केट फेल्योर में कैसे अहम कदम उठाता है। बेटा ऐसे नहीं होगा, एक काम कर, बिहार में ये चीजें आम बात है, बट यहां पे थोड़ा सा होगा, खरीद ले और सीधा ठोक दे। हाँ नहीं, अभी एक सप्ताह पहले आया भी था कि एक 8वीं क्लास के बच्चे को 5वीं क्लास के बच्चे ने गोली मार दी नवादा में। ये सब आम बात है, बिहार है ना। अभी 1 महीने पहले सुपौल में ये घटना हुई थी, 3री क्लास के बच्चे ने 5वीं क्लास के बच्चे को गोली मार दी। वो भी क्यों पता है? कि उसको डांट दिया, तो तेरी इतनी हिम्मत कि हमें डांट देगा। अगले दिन लेके आया बाबूजी का और ठोक दी। तभी तो बोला जाता है आइए ना हमारे बिहार में, ठोक देंगे सीधा
वो कोई एक वेब सीरीज नहीं बनी है, एक वेब सीरीज भी तो बनी है ना कोई, खाकी, उसी में तो ये है। बता, झूठ मूठ का खाली बदनाम करके रख दिया बिहार को यार। बाकी पॉजिटिव चीजें नहीं दिखाएगा, नहीं ये नहीं दिखाएगा आइए ना हमरे बिहार में बह जाएंगे कोसी की धार में, भाई ये भी तो दिखाना चाहिए ना। तो जिससे इंपैक्ट खराब हो वो चीजें ज्यादा होती है। आइए ना हमरे बिहार में, घूमिए ना नालंदा के कैंपस में, है कि नहीं, तब वो सब भी दिखाओ ना, नहीं दिखाएगा कुछ। चलो नोट कर लिया। तो बेटा वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को ज्यादा दिखाएगा, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज की बात ज्यादा, आके बैठ जा बेटा कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज की बातें ज्यादा नहीं होंगी, तो उसको भी ध्यान में रखना होगा, ये नहीं रखना होगा। बट मजा तो फिर भी ना आवेगा। चलो तो कोई नहीं, अब नीचे ब्रेक हो ही गया है, तो अब 3:10 हो गए, एग्जैक्ट 3:25 पे स्टार्ट कर दूंगा। शोर कोई नहीं मचाओगे। आज चलो 3:30 में आ रहा हूं मैं, ठीक है, तब तक आप लोग ब्रेक ले लीजिए। 3:30 में स्टैट्स के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों 3:30 का ध्यान रखना, ठीक है, नहीं बेटा उतना लेट नहीं, 3:30 में स्टार्ट कर दूंगा, 5:30 बजे एडजेक्ट छोड़ दूंगा मैं आप लोगों को।